आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। आज हम इनसे बातचीत करेंगे देश और दुनिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं। गर्ग साहब, दिल्ली में अगर हम देखें तो और पूरे एनसीआर में देखें तो प्रदूषण को लेकर ये जो समस्या जो है 2017 से हर वर्ष बढ़ती जा रही है। जबकि दिल्ली में देखें और सेंटर में देखें और प्रदेशों में देखें तो आज भाजपा की सरकार है। तो क्या वजह है कि इसका समाधान निकलने के बजाय और ये समस्या बढ़ती जा रही है? समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि जिन रास्तों से समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं वो रास्ते ठीक नहीं है। 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी गाड़ियों को सीएनजी पे कन्वर्ट करने का आदेश दिया, सभी सीएनजी के स्टेशन लगाने के आदेश दिए। क्या फर्क पड़ा? दिल्ली की जब तक आबादी, आज 3 करोड़ की आबादी है, मैं दिल्ली में जब रहता था 10 लाख की आबादी थी, आज 5-6 लाख व्हीकल हैं। सब कुछ कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी भी विश्व के किसी बड़े शहर में, राजधानी भी और ये सब चीज़ें साथ साथ नहीं हुआ करता। पर तो राजनीतिक लोग कमज़ोर इच्छा शक्ति के हैं, निर्णय ले नहीं पाते, और निर्णय ना ले पाने के कारण समस्याएं बढ़ती जाएंगी। बयानबाजी करने से यदि पर्यावरण ठीक हो तो कई बार ठीक केजरीवाल जी करके चले गए थे, नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर टोटल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब बंद होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जितने होलसेल ट्रेड हैं, मार्केट्स हैं, वो सब यहाँ बंद होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, 1960 में मास्टर प्लान बना, उस समय तय हुआ था। परंतु हम लीपापोती करेंगे तो पर्यावरण कभी भी ठीक नहीं होगा। ना दिल्ली का ठीक होगा, ना एनसीआर का होगा, ना बम्बई का होगा, क्योंकि जितने बड़े शहर हैं इनकी सबकी अनप्लैन्ड ग्रोथ हुई है। नए शहरों का मोदी जी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, परंतु मोदी जी एक व्यक्ति क्या क्या करे, ये एक समस्या है इस देश की। 140 करोड़ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो उन्हीं की आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक होगा। सांस लेने में दिक्कत हो 3-3, 4-4 महीने, बीच बीच में आप ग्रैप लगाएं, ये लगाएं, ये, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद होंगी नहीं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर देंगे तो गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा। एक बार तय कर लें कि आने वाले 5 साल में दिल्ली से सारी ही 5-6 लाख अनऑथराइज जो इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है। वो बंद होंगी तो झुग्गियाँ भी कम हो जाएंगी, आबादी भी घटेगी। होलसेल ट्रेड सारा एनसीआर में जाना चाहिए, प्लान भी किया हुआ है केएमपी रोड के आजू बाजू, परंतु लागू कौन करे? तो ये लोकतंत्र में हर 3 महीने में चुनाव, हर 6 महीने में चुनाव, कोई निर्णय लागू नहीं हो पाता। इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकार सर, करना। सिरसा जी पोल्यूशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरह के दावे किए कि एक्यूआई 400 रहता था, अब 350 है। मगर ये फालतू की फिजूल की जो अफसर कह दें वो स्टेटमेंट दे देता पॉलिटिकल आदमी। पॉलिटिकल आदमियों की कितनी समझ है, मैं राजनीति में 50 साल गुजारने के बाद मैं कह सकता हूँ। पॉलिटिकल लोगों के अंदर अपना कोई आईक्यू नहीं है, केवल बयानबाजी कर सकते हैं, मीडिया को बहका सकते हैं थोड़े दिन, परंतु सच्चाई से कब तक आंखें बंद करेंगे? थोड़े दिन तक और चल जाएंगे। सर, जो देश की हालत है वो तो अपनी तरफ है, लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों को मिसलीड क्यों कर रही है? माने एक्यूआई मीटर के आसपास पानी का छिड़काव करना। मतलब ये सब जो आदमी हम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हम रेजिडेंट्स भी, पॉलिटिकल लोग भी और मीडिया के लोग उतनी तेजी से या उतनी तीखी नज़र से देखते नहीं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो ये पानी छिड़क दे, पानी छिड़कने से फर्क पड़ता है, गाड़ियाँ क्यों नहीं घटनी चाहिए? गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं बैन होना चाहिए? सिंगापुर में एक गाड़ी जब तक स्क्रैप नहीं करोगे दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते। मेरे घर में 10 गाड़ी खड़ी हों तो उसकी आवश्यकता है क्या? मेरे पास पैसा है तो मुझे छूट है, पर जब तक आप स्ट्रिक्ट करेंगे सबके लिए करेंगे और सार्वजनिक परिवहन को और अच्छा बनाएंगे। पर दिल्ली की आबादी नहीं घटाओगे तो कुछ भी करते रहेंगे। मेट्रो लेके आए थे हम, और जब ये मानना था कि मेट्रो आ जाएगी सब समस्याओं का हल हो जाएगा। अब 30 लाख आदमी रोज चलता है मेट्रो, क्या फर्क पड़ा? ना होती तो आप अंदाजा लगाएं क्या फर्क पड़ेगा।
सड़कें जितनी चौड़ी हो सकती थी हो चुकी हैं। सड़कों के ऊपर वाहन बढ़ते जाएंगे तो वाहन चलेंगे तो धूल उड़ेगी। आपका फ्यूल तो ठीक कर दिया, मान लो आपने सीएनजी कर दिया, उससे प्रदूषण कितना परसेंटेज है, धूल से कितना, ये कोई आपके पास कोई रियल टाइम के डाटा नहीं है। इसलिए कभी आप आर्टिफिशियल रेन की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे। दिल्ली को ग्रीनरी बढ़े, आबादी कम हो, यही सॉल्यूशन है। 3 करोड़ की आबादी को 10 साल में 1 करोड़ पे कैसे लाया जाए, जब तक आप ये स्टेप नहीं उठाओगे, कोई मंत्री आ जाओ, मुख्यमंत्री आ जाओ, एलजी आ जाओ, कोई कुछ करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सर यमुना में भी हमने देखा स्थिति वैसी है एक ही बात है ना, तो यमुना भी कहाँ से चलेगी? जब एयर पोल्यूशन काबू में नहीं आ रहा है तो वाटर पोल्यूशन कैसे आ जाएगा? पानी को धरती से निकालेंगे, पानी धरती का, दिल्ली की धरती का पानी पीने लायक नहीं है, तो उसके अंदर सीवर का पानी डालोगे तो और खराब हो जाएगा। नई नई सुझाव तो कोई भी दे देता है। आज बीजेपी समर्थक भी, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। फिर आप बीजेपी और उस पर आ रहे, मैं कह रहा हूँ दिल्ली की राजनीति, एक जगप्रवेश चंद्र थे कभी हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने निर्णय लिया था दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी सरकार को दुखी किया तो हमने ही बवाना में 20,000 इंडस्ट्री का नया इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। क्या फर्क पड़ा? 20,000 और बढ़ गई इंडस्ट्री। मेरा ये मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट भी आधे अधूरे निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्सपर्ट है क्या इन चीज़ों का? सीएनजी के स्टेशन आज दिल्ली में 200 लग गए, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं हुआ 8 सालों में बड़ी। तो जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, वो जो पुरानी, वो बढ़ता ही जाएगा। आबादी, दिल्ली जैसा शहर 1400 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आधी अभी भी ग्रीन है, 700 खाली है। इस दिल्ली को बचाना है तो दिल्ली के खेतों को तो उजाड़ दिया, खेतों में अनऑथराइज कॉलोनीज आ गई, 3,000 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको बिजली पानी कहाँ से देंगे? यमुना में पानी एक्स्ट्रा नहीं है, फिर पानी के लिए हम हरियाणा से लड़ेंगे, हरियाणा पंजाब से लड़ेगा, पर पानी तो भगवान के पास। हाल ही में किरण बेदी जी ने भी आवाज़ उठाई है कि ये पीएमओ को इसको अंडरटेक कर लेना चाहिए, जो पोल्यूशन। तो फिर आप व्यक्तियों पे जा रहे हो। जो सो कॉल्ड पत्रकार या जो अपने आप को समझ रहे हैं, उनको कुछ दिल्ली की स्टडी नहीं है। दिल्ली की स्टडी किरण बेदी हो या नंदकिशोर गर्ग हो, सख्ती से जब तक डंडा चलाने के लिए डेमोक्रेसी में उसके सिवाय कोई चारा नहीं होता। कल 30-32% पोलिंग हुआ 12 सीटों पर। दिल्ली के लोग कितना, किससे खुश हैं, नाराज हैं, क्या अंदाजा लगाओगे? 32% वोट 100 में से पड़े हों तो कोई तो हारेगा, कोई जीतेगा। आसाम में 3% पे भी हुआ था निर्णय, 3% वोट डलने में। कश्मीर में एक बार 2% वोटों पे हुआ था। ये लोकतंत्र नहीं है। मेरी बातें बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएंगी, कोई बात नहीं। अगर सर सच्चाई समझनी है तो कड़वी सच्चाई को समझना है। सर हमारा अगला प्रश्न था, आप राम मंदिर जो मूवमेंट थी उससे काफ़ी जुड़े थे अपने, जब आप पॉलिटिकल करियर के अंदर थे, और साहिब सिंह वर्मा जी के साथ आप इस मूवमेंट के अंदर शामिल थे। आज जब प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण किया, उत्सव मनाया, तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं? कैसा उत्साह आपके अंदर भी है? हम 1980 से जिस काम में लगे थे वो आज सफल हो जाए और अंतिम कार्य भी हो गया, ध्वजारोहण का, धर्म ध्वज, तो हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है? और उसी के साथ साथ ही गोवा के अंदर 70 फुट ऊंची मूर्ति राम जी की लगी है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। एक दिन में 1 लाख लोग गीता का पाठ सस्वर संस्कृत में कर रहे हैं, उड़ूपी में। ये हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मोदी जी को भगवान ने विशेष भेजा है, ये मैं मानता हूँ। योगी जी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर भेजा है, ये भगवान की कृपा है। परंतु इस देश को नष्ट करने वाले लोग ज़्यादा है। उदासीन तो 100 करोड़ हैं। उदासीन जिनको को नरप हमें कहा, तुलसीदास जी ने कहीं लिख दिया था, तो कोई हो जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो फ़र्क पड़ता है, पर कोई महसूस आप लोग कर रहे हो। आने वाली संतान सारी, चश्मा सबके साथ होगा, 30 साल वाला कान सुनने की मशीन लगा के चलेगा,
और सब खांसी और दमे से पीड़ित होंगे। सर, इस मूवमेंट से जुड़ी कोई आपकी याद जो दर्शकों से, हिंदुस्तान के दर्शकों को आप कहना चाहेंगे, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कोई ऐसी बात जो आपके मन में? मूवमेंट तो 500 साल से, जिस दिन से टूटा उसी दिन से थी। और ये अशोक सिंघल जी दिल्ली में हमारे संघ के बड़े थे, उनके कहने से सब लोग जुड़े थे, लाखों लोग जुड़े, उनकी तपस्या है। और कोई भी अच्छा काम करेंगे उसका फल मिलता है। तो भारतीय जगह तो उनके आज उनके जो स्वाभिमान से सिर ऊंचा कर सकते हैं, नहीं तो गुलाम रहे 1000 साल और गुलामी ही जैसे 70 साल और निकाल लिए थे। मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं, मेघालय के बंदी हैं सब। अब मोदी चाह रहा है कि आने वाले 10 साल में मुक्त हो जाएं, देखो भगवान कृपा करे। सर, जो ये अभी हुआ हमारे राम मंदिर में, जो एक ओकेजन सेलिब्रेट हुआ, उस पे बहुत लोगों का ये कहना है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सिर्फ हिंदू सेंट्रिक गवर्नमेंट है, मगर ऐसा तो नहीं है। अभी सिखों के दिवस पे गुरुद्वारे भी जाते हैं, क्रिश्चियंस के टाइम पे। बेटा मैं फिर आप लोग, क्यों, आपकी कोई दोष नहीं है। सिख के हिंदू से कब अलग हो गया? मैं वही उसी हाँ बात तो पे है नहीं ना। हम इस देश में रहने वाला हर हिंदू, हर नागरिक हिंदू है। बेसिक बात, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जो इस चीज को समझता हो, इस धरती पे जो पैदा हुआ वो इसी धरती में उसका संस्कार होगा या दफन होगा। तो जो धरती माँ के बेटे हैं वो सब भाई बहन हैं। पूजा पद्धति कोई हो, माने ना माने भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हमें अभी उस ढंग की शिक्षा नहीं मिली, अब मिल जाएगी आने वाले 15-20 साल तक। सर, अगला सवाल यही है कि 350 वर्ष हो गए आज गुरु तेग बहादुर जी का जो शहादत दिवस है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, कई कार्यक्रम दिल्ली में भी चल रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो उन्होंने शहादत दी थी, आज भी कुछ धर्म परिवर्तन के जो हम देखते हैं किससे देश भर में नज़र आते हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि उनकी शहादत आज कितनी जो उन्होंने 350 साल पहले दी थी, आज भी वो जो है, क्या आप इसके विषय में क्या कहेंगे आप? उन्होंने शहादत दी थी किसके कहने से? अपने बेटे। ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा विश्व में नहीं मिलेगा कि 9 साल का बेटा कह रहा है कि आपसे ज़्यादा बड़ा आदमी कोई नहीं, आप शहादत देंगे तो असर पड़ेगा। शहादत दी, उनके तीनों शिष्य आए। कौन आए? उस समय कोई सरदार नहीं है, सब मोने हैं, सब केशधारी कोई नहीं है, पगड़ी सब बांधते थे। मेरे बाबा भी पगड़ी बांधते थे, पड़बाबा भी, मेरे ताऊ जी भी। परंतु हमारे दिमाग में क्या आ गया, जो पगड़ी बांधते हैं वो सरदार सिख हो गई। नहीं है सब। मुसलमान जो खुदा को मानते हैं और संगीत में जो इबादत करते हैं वो इस्लाम के हिसाब से तो मुसलमान ही नहीं। कुफ्र है, कुफ्र समझते हैं, बड़ा महापाप जो संगीत। परंतु कव्वाली, गजल, संगीत, जितने बड़े संगीताचार्य सब इस्लाम को मानने हुए। तो वो सूफियों का एक वो था। सूफी मत भारत के हिंदू मत से बराबर ही है। इसलिए ये सब चीज़ें हैं, अज्ञानता है, सब ठीक होंगी। भारत को एक रखना है तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमसे अलग किए थे अंग्रेजों ने हमें तंग करने के लिए, आज वो अंग्रेज ही दुखी हैं। आज वहाँ 30 कॉरपोरेशन के मेयर इस्लाम को मानने वाले हैं ब्रिटेन में, गृह मंत्री इस्लाम को मानने वाली है। और वहाँ आज वो खुद खतरे में, पूरा यूरोप, अमेरिका। क्योंकि ये जो कट्टरपंथी हैं ये किसी के नहीं होते, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये केवल काट मार काट लूट उसमें विश्वास करते हैं। तो पूरा विश्व जिनसे दुखी हो उनसे क्या उम्मीद हम करेंगे? हमें स्ट्रांग होना होगा, हमें एक होना पड़ेगा, हमें अपनी एकजुटता बनाए रखनी पड़ेगी। और जितना हम स्ट्रांग होंगे, इजराइल हमारे सामने एक उदाहरण है। 50-60 लाख की आबादी का एक देश 55 देशों का मुकाबला करता है जो इस्लाम को मानता, और हम उससे 10 गुना बड़े हैं। 55 की आबादी जोड़ लें तो उससे बड़े हैं। तो हम डर डर के रहेंगे तो हमारा बुरा हाल होने वाला है। निडर होकर रहेंगे, सनातन परंपरा को मानेंगे, सबको भाई बहन मानेंगे तो कोई भेद नहीं है, और वो सब खत्म हो जाएंगे, सब ठीक होगा। सर, आपने पहले एपिसोड में भी हमसे जब बातचीत की थी तो आपने कहा था पूरा देश एक होना चाहिए। तो आप इसके पीछे कैसे दिखते हैं, हम कितनी दूर हैं और क्या इसमें कमियां हैं कि एक नहीं ये चीज़ें नपाई नहीं हो सकती। परिवर्तन जब आता है तो बहुत तेजी से आएगा। स्पेन एक देश है 6-7 करोड़ की आबादी का, यूरोप का,
रीजनेबली बड़ा देश, 500 साल इस्लामिक उसमें रहा, और जब उनको एक दिन उन्होंने सोचा नहीं हम वापस ईसाई बनेंगे, 3-4 महीने में बन गए, सारी मस्जिदें हट के चर्च फिर बन गई। तो कभी भी कुछ चीज़ हो सकती सर, दुबई एयर शो के दौरान हमारा एक स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें हमारे एक विंग कमांडर नमन भी शहीद हो गए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? है। ये भी एयर शो है, करतब दिखा रहे हैं, जहाज को कितनी पलटी मार सकते हैं दाएं बाएं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो करतब दिखाने में एक्सीडेंट होने की संभावना तो रहेगी ना। वो एक्सीडेंट हुआ है, हमारा शहीद हो गया हमारा पायलट, अच्छा पायलट, निपुण पायलट। तो उसके कारण से जहाज में कमी नहीं है, न व्यक्ति में कमी है, पर करतब दिखाने में यदि आप दिखा रहे हैं तो उसमें कभी गलती भी हो सकती है। हजारों करतब दिखाए ना, सभी देशों के पायलट ने दिखाए, तो 10-5 साल में एक आध एक्सीडेंट हो सकता है, वो हो गया। तो उसके प्रति कोई ना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा कोई नुक्स निकालने की ज़रूरत है, ना पायलट में, ना जहाज़ में। ना जहाज़ में कोई कमी है, ना व्यक्ति में कोई कमी है, परंतु एक फ्रैक्शन ऑफ घूमने के एरर में हो गया। तो सर सहज रूप से लेना चाहिए। अगर सड़कों पे चल रहे हैं, रोज हजारों एक्सीडेंट होंगे, 500-700 आमने सामने की टक्कर होंगी, तो उसके कारण से कोई चलना छोड़ेगा क्या? नहीं ना। पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था हिंदुस्तान के तेजस को लेकर, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का कुछ जिक्र करने लायक देश है क्या? जो खुद मजाक के पात्र हैं, जिनके लोग पासपोर्ट लेके जाते हैं और भिखारी के रूप में पकड़ के वापस उनको पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है, उसका जिक्र करना भी मैं समझता हूँ मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। जो कटोरा लेके प्रधानमंत्री भी घूमता हो, पासपोर्ट लेके बाहर जा रहे हो, वीजा लेके, और भीख मांगते हुए 20 देशों से निकाले गए अभी 1 महीने। हमारा कार्यक्रम पे आप समझते हैं कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि जो कुछ कमियां हैं उस पर और ध्यान देकर ही हमारे कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल वस्तुपरक ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए जिससे पॉजिटिविटी बढ़े, जिसका हमारा कंसर्न नहीं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान का मरा है, जिंदा है, उन चीजों पे भारत का मीडिया क्यों ध्यान दे रहा है? पाकिस्तान आज एक थर्ड रेटेड कंट्री है, जो कोई भी एग्जाम्पल देने लायक नहीं कोई चीज हो। भूखे मर रहे हैं, केवल इस्लाम के नाम पर बने थे, कितने दिन रह पाएंगे? टूटेगा। आज यदि वहाँ वोटिंग से हो जाए, डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो वोटिंग में 80% पाकिस्तान वाले लोग भारत के साथ रहना चाहिए, पर हो सकता है कि नहीं होने देंगे। सर, हमारी जो सेना भी है 2 महीने से लगभग बॉर्डर पे खड़ी है, तो क्या ये भी एक तरीका है मोदी जी का कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का, कि जब सेनाएं खड़ी हैं तो एक खर्चा तो उस पर होता ही है। हमने अटल जी के समय भी देखा था, बॉर्डर पर सेनाएं थी तो वहाँ से काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सेनाएं किस लिए होती हैं? सेनाएं बॉर्डर पे हों या कैंट में हो, खर्चा उतना ही आना है। उतनी मेहनत करते हैं, उतनी परेड करते हैं, उतनी अपने आप को तैयारी करते हैं। आज लड़ाई हो तो तीनों लड़ाई के लिए अभ्यास कहाँ चल रहा है? राजस्थान के उस एरिए में जो सिंध के नज़दीक है। हमारे अलग अलग देशों से अभ्यास चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ज्वाइंट आर्मी के भी, एयर के भी, नेवल के भी, ये सब इसलिए होते हैं कि अपने आप को तैयार रहें। पहलवान रोज कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी करता है, रोज तो नहीं लड़ता, और तैयारी तो रोज करना पड़ेगा उसका। अगर 200 दंड निकालने हैं, तेल मालिश करनी है, फिट रखना है। भारत की सेनाएं जो लगभग 15-16 लाख, वो इस काम के लिए हैं। हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो लगा हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से। दुश्मन एक तरफ चीन जैसा बड़ा देश है और जिसमें सक्षम भी है आजकल, दूसरा पाकिस्तान जैसा भिखमंगा है, बांग्लादेश है जिसको हमने ही बनाया था और हमने ही लापरवाही की कि आज वो हमारा दुश्मन है। छोटा सा देश नेपाल भी जो हमारे ही टुकड़ों पे पलता है और हिंदू राष्ट्र था कभी। ये रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। नागरिकों का जो कर्तव्य है वो उस पर चले। भारत का सिटीजन संविधान का अनुपालन करते हुए श्रद्धा के साथ अपने जिस भी पूजा पद्धति में विश्वास करता है उसको माने,
परंतु डॉक्टर जैसी बढ़िया पढ़ाई करने के बाद भी आतंकवादी बने, वो हमारे सामने है। इसलिए केवल अनपढ़ करते मैं नहीं मानता, सफेद पोश है, बड़े पढ़े लिखे, परंतु उनके अंदर जहर तो वही डाला ना। इसलिए बहुत कठिन समय में से जी रहे हैं। कलयुग के अंदर व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे के साथ नहीं है, पति पत्नियों में 80% में कहीं ना कहीं झगड़े हैं। बच्चे शादियां नहीं कर रहे इसलिए कि झगड़े ही में रहना है, तो क्यों शादियां करें। आज आने वाली नई पीढ़ी 10% ऐसी है जो विवाह नहीं कर रही। ये सब खतरनाक वो हैं। इन खतरों के सामने हम यहाँ 10,000 बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने के दे रहे हैं, हमारी संस्थान इस काम में लगी हुई है कि समय के विपरीत भी काम करना हो तो कैसे किया जा सकता है, अपने को बचाए रखते हुए अपने परिवार और समाज की कैसे रक्षा करें, देश की कैसे रक्षा करें। वसुधैव कुटुंबकम कहने से नहीं चलेगा, पूरे विश्व को एक मानेंगे तो पर्यावरण की समस्याएं भी ठीक होंगी, पानी की समस्या भी ठीक होगी। हम देखते रहते हैं तेल की समस्या, और पानी उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए बैक टू रूट्स, अपनी जड़ों तक जाएं, और जो कुछ हमारी संस्कृति में वेदों से लेके आज तक हमने सीखा पढ़ा, उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करें। सर, आपने अभी इमरान खान की जो बात की थी कि पाकिस्तान में कई प्राइम मिनिस्टर को अपने आईएसआई द्वारा ही मरवा दिया गया, जो खबर चल रही है, कितना खतरनाक पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, एक अनस्टेबल पड़ोसी कंट्री हमेशा दुख देगा। गंदा पड़ोसी, आपको घर में भी कोई पड़ोसी आसपास गंदा तो तंग करेगा। इसलिए उसका समाप्त होना उतना ही जल्दी आवश्यक है। यह बात जिन्ना ने भी कहा था, परंतु आज वो जिन्ना को भी नहीं मानते, वो ना इस्लाम को मानते, ना वो मोहम्मद साहब को मानते, वो केवल और केवल लूट खसोट को मानते। और उनको तो अफगानिस्तान ठीक कर देगा आने वाले 5-4 साल। सर, ये एसआईआर क्या है और इसके ऊपर इतना विरोध क्यों है? SIR जो है, स्पेशल रिवीजन वोटर लिस्ट का हो रहा है, इंटेंसिव, मतलब घना, घर घर जाके। ये एक रूटीन मैटर है, पहले हर 5-7 साल में होता रहा। अब ये 2002 के बाद अधिकांश जगह नहीं हो पाया था, जिसके कारण से वोटर लिस्ट में 10% लोग जिनकी मृत्यु हो गई, जो स्थान बदल गए, विवाह करके बेटियां दूसरी जगह चले गई, बहुएं दूसरी जगह से वहाँ किसी एक जगह आ गई, तो वो एक रूटीन चीज़ है। तो अपने आप कराने वाले लोग कम होते हैं। फॉर्म 6 भरो जी, ऐड करने के लिए, 7 काटने के लिए कोई नहीं भरता। फिर हमने, जब हम सरकार में, उन्होंने कहा भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है, साइमल्टेनियसली उसको वोट भी काट दो। फिर नए कानून में परिवर्तन की जरूरत है, ऐसा नहीं कर सकते। एडिशन खुद ही, जो स्कूल का बच्चा 12वीं में आता है, उसका 18 साल हो गया, वो शुरू किया है कुछ जगह, परंतु हुआ नहीं था। तो अब जाके बिहार में हुआ, बड़ा शोर हुआ, अंत में शिकायत करता 4 भी नहीं निकले। 8 करोड़ लोगों में ठीक ठाक हो गया, वोटिंग हो गई, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। अब उसकी सफलता से बाकी जगह शुरू किया है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है ये। अब उसके लिए शोर कौन कर रहा है? केवल ममता और एक राहुल। वोट चोरी, वोट ना चोरी होता है, हमेशा लिस्टों के अंदर 10-15% वोट ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उनको ठीक ठाक कर लें, सबके सामने होता है, हर पार्टी का प्रतिनिधि वहाँ बैठता है, और उसके बाद लिस्ट फिर पब्लिश होती है। भाई किसी को ऑब्जेक्शन हो फिर बता दो, उसके बाद लिस्टों के ऊपर चुनाव होता जब होता है, तो उसमें कहीं आपत्ति का काम नहीं है। केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जहाँ जहाँ ज़्यादा हैं, वो बंगाल में ज़्यादा आए हुए हैं, दिल्ली में भी हैं, बम्बई में भी, परंतु वहाँ तो दुबके भाग भूग रहे हैं। तो नागरिकता का अधिकार वोटर लिस्ट में नाम आने से मानने लग गए थे लोग, उसी को आधार मान के राशन कार्ड बनवाने लग गए थे। आज 15% राशन कार्ड कैंसिल हो चुके हैं। मोदी जी आए तो पैसा लोग सोचते हैं कहाँ से आ रहा है। ये सब जो ठग्गा बगड़ी में जा रहा था, सब सामान चोरी हो रहे थे, वो सब रुक गए। मोदी जी ने हर चीज़ को कंप्यूटर पे ला दिया, किसी के पेंशन भी जा रही है तो कैश नहीं जा रही। तो SIR होने से मुझे लगता है पूरे देश में 10 करोड़ ऐसा वोट है जो एक की स्थान की बजाय 2-3 जगह है, वो हट जाएगा। वो हट जाएगा तो किसी को लॉस नहीं, देश को ये फायदा हुआ कि सच्ची लिस्ट होंगी, ईमानदारी से काम होगा,
और जो लूटते थे राशन वगैरह चीज़ें या स्कॉलरशिप भी दो दो जगह ले लेते थे लोग, वो सब नहीं होगा। इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए, लोग स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा 7 दिन बढ़ा दो, आज वो भी बढ़ा दिए। वो कहते हैं 1 महीने में कैसे कर लोगे भाई, पहले कंप्यूटर नहीं था तो लगते थे 6 महीने। आज का युग तो ऐसा है कि आप डाउनलोड अभी करोगे सेकंडों में दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो पढ़े लिखे लोगों ने समझ में आ रहा है, जो 9वीं पास मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे उसको समझ में देर में आया। जो राहुल है वो तो मंद बुद्धि बच्चा है, इसलिए देश की जनता सब समझती है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। उनका कोई बेटा बेटी भतीजा नहीं है, उनका 140 करोड़ अपने हैं और वो अपने ठीक राह पे चल रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद है। SIR से देश के अंदर मुझे लगता है कि जनवरी में जब ये पब्लिश होंगी तो कोई भी शिकायत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, संसद का नया सत्र शुरू हो चुका है और नए नए इसमें बिल आने वाले हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है ये वाला सत्र, इसके बारे में कुछ बताएं। भारत की संसद भारत के संविधान के अंदर रहकर काम करती है। तो इस समय 19 दिन का सेशन है, आज से शुरू हो गया है। इसमें 10 ऐसे बिल आने वाले हैं जो देश को सुधार की तरफ लेके जाएंगे। खास तौर पर GST घटा, तो जो कुछ सिन आइटम बोलते हैं जैसे तंबाकू, सिगार, शराब, उसके बदले में क्या लगाना, वो एक बिल पेश हो गया है। इसी ढंग से हायर एजुकेशन कमीशन एक 15 साल से पेंडिंग है, कपिल सिब्बल के टाइम बना था, वो बिल तैयार होकर पेश हो रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग और जितनी उच्च शिक्षा के जो अलग अलग दायरे थे वो एक हो जाएंगे और उसके कारण से सुधार होगा। नकली डिग्री और ये जो कुछ चल रहा था काम वो सब रुकेगा। बहुत फॉर रीचिंग इसके इफेक्ट्स होंगे, हैक बोलेंगे, तो उसके कारण से सुधार भी होगा और गुणवत्ता बढ़ेगी। इसी ढंग से बाकी बिल आ रहे हैं, 10 हैं। इस सत्र में 10 के 10 बिल पास हों, ये देश के हित में होगा। आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए जो काम करने की जो जो अड़चनें थी वो सब दूर होंगी और सड़कों का विस्तार हो, पुल ज़्यादा बने, रेलवे में और इम्प्रूवमेंट आए, तो जितना जो जो चीज़ें रुकावट की वो सब दूर होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस सत्र से देश की प्रगति का जो GDP 8.23 हो गया है, वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बन रहा है। आने वाले 3-4 साल में जो हमने विश्व की तीसरी महाशक्ति बनना है, अभी 5वीं है, तो मुझे लगता है कि हम 3 साल में वो टारगेट अचीव करेंगे। 2030 में कॉमनवेल्थ खेल होंगे, 36 में ओलंपिक हो, तो हमें सब चीज़ों में आगे हों। शक्ति हमारी इतनी और हमारे सब चीज़ों में आत्मनिर्भर हों, विदेशों के भरोसे हम ना जिए, हम अपना माल बनाएं, बढ़िया बनाएं, तो हम कम से कम बाहर की चीज़ें ना खरीदें तो भी मेरा देश सबसे आगे होगा। और उसकी ओर मोदी जी मुझे लगता है हमें सही दिशा में लेके जा रहे हैं और उसके ऊपर भरोसा करके यूथ चल रहा है। तो यूथ समझदार है, जिस देश की जो नेक्स्ट जेन है वो पागल वाली नहीं है, वो समझदार लोगों में है, उसमें आध्यात्मिक चेतना भी है और उसके अंदर विवेकानंद जिन गुणों का विस्तार चाहते थे वो भी हो रहा है कि जो मजबूत स्टील की उसकी फौलादी वो हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो और भारतीयता पे जिसको गर्व हो। ऐसे भारत का निर्माण स्लो प्रोसेस से हो रहा है। विश्वास करेंगे निश्चित तौर पर हम सबको साथ लेके चलते हुए, ट्रंप की तरह दादागिरी नहीं, सबको अपना बना के चलते हुए, और उसमें हमें खुशी होगी कि 2 तारीख को पुतिन साहब आ रहे हैं 2 दिन के मेरा लिए। अगला सवाल यही था, 2 बड़े मेहमान आ रहे हैं। और एक बड़े देश के बड़े सक्षम प्रधानमंत्री आ रहे हैं जिनके हमारी सदियों से रूस भारत के संबंध बढ़िया रहे हैं और बढ़िया हों, और वो किसी के अगेंस्ट नहीं होंगे, वो सबके साथ लेके चलने के। इसलिए ब्रिक्स में भी हम साथ हैं और अमेरिका के साथ क्वेड में साथ है, क्यों हम सबको साथ लेके चलेंगे। समन्वय करने वाली है मेरी संस्कृति है। यही थे हमारे आज के कुछ प्रमुख सवाल। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी सर कि आप आए और आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।